नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज हम 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल डिस्कस करेंगे जूट सेक्टर में आए क्राइसिस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का आरटीआई एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल हिंदू का पब्लिक एसेट्स की सेल से संबंधित। और चौथा आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन ओशन में ट्रेड नेटवर्क्स को मजबूत बनाने से संबंधित। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखो, कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि पीडीएफ साथ के साथ अपलोड हो जाए तो सही है। आज से ऐसा हो जाएगा। मतलब कई बार देखो इसलिए रह जाता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे एकदम से आपने वीडियो अपलोड की, दिमाग से स्लिप हो गया, उसके बाद आपके पास ना लैपटॉप की एक्सेस नहीं है। जैसे कल का आपको मैं बताता हूँ, एकदम से वीडियो अपलोड हुई तो मैं फ़िलहाल पुणे आया हुआ था, तो वहाँ पे फिर आप होटल में है ही नहीं वापस, तो आपके पास लैपटॉप की एक्सेस नहीं है। वापस आप जाओगे रात को, तब जाके पीडीएफ अपलोड हो पाएगी। समझ गए? और आप में से देखो बहुत सारे लोग पुणे के हों, तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका शहर बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है पुणे का। और लोगों का तो क्या ही कहना, बहुत सारे एस्पायरेंट्स से मैं मिला और मिल के इतना ज़्यादा अच्छा लगा, सही में अच्छा लगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया में जूट इंडस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हमारे देश में ना जूट इंडस्ट्री फिलहाल क्राइसिस में है। काफ़ी बार आप ज्योग्राफी में इंडिया की जूट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, लेकिन आज थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में आप जानोगे इस आर्टिकल में। देखो, आज के समय में ना बांग्लादेश से जो जूट का एक्सपोर्ट है ना वो इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का शेयर पता कितना हो गया? 75%। और इंडिया का शेयर कितना रह गया? सिर्फ 7%। तो इस सिलसिले में हाल ही में वेस्ट बंगाल के एक एमपी ने यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल से मुलाकात की और उनको बताया कि देखो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जूट मिल्स हमारे देश में अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं और जूट कल्टीवेशन के अंडर आने वाला जो एरिया है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इससे तो लाखों लोगों का रोजगार चला जाएगा। और आपको पता है एक एक पर्सन के रोजगार के ऊपर कई बार पूरी फैमिली टिकी होती है। मान लीजिए 7 लाख जो लोग हैं जूट मिल्स में काम कर रही हैं, तो उनके ऊपर और भी डिपेंडेंट लोग होंगे, यानी कुल मिला के 30-35 लाख लोगों का जो जीवन है वो खतरे में आ जाएगा जूट मिल्स के बंद होने की वजह से, जूट क्राइसिस की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर जूट इंडस्ट्री का करंट स्टेटस की हम बात करें ना देश में, हमारे देश में जूट इंडस्ट्री 150 साल पुरानी है। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार हमारे देश में टोटल जूट मिल्स कितनी हैं? 93, और उसमें से 70 तो वेस्ट बंगाल में ही हैं। और वेस्ट बंगाल के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 54 जूट मिल्स हैं। नॉर्थ 24 परगना, इसके बाद हावड़ा और इसके बाद हुगली। नॉर्थ 24 परगना में तो हैं 25 और हावड़ा में हैं 15 और हुगली में 14 जूट मिल्स हैं। वैसे देखो, क्वेश्चन एक ये भी खड़ा हो जाता है कि वेस्ट बंगाल में इतनी सारी जूट मिल्स क्यों हैं? इसके देखो काफ़ी सारे रीजंस हैं। मेंस में भी ज्योग्राफी में पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला रीज़न, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। वेस्ट बंगाल चूंकि जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो रॉ मटेरियल यहाँ पे आसानी से अवेलेबल है, तो वहीं पर जूट मिल्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दूसरा, वाटर सप्लाई। यहाँ पर देखो हाई रेनफॉल और ज़्यादा रिवर्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है, इस वजह से रॉ जूट को प्रोसेस करने में आसानी रहती है। तीसरे नंबर पे इजी ट्रांसपोर्टेशन। ये पूरा जो ईस्टर्न रीजन है ना, ये वेल कनेक्टेड है। रेलवेज लाइन अच्छी बिछी हुई है, यहाँ पे वाटरवेज हैं, रोडवेज हैं, ताकि रॉ मटेरियल की जो प्रोसेसिंग है मिल्स तक, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है रॉ मटेरियल का मिल्स तक आसानी से हो सकता है। इवन हुगली रिवर का जो ट्रांसपोर्ट है ना, वाटरवे जो है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, मतलब सस्ता है। नेक्स्ट, लेबर। थोड़ी गरीबी ज़्यादा है, तो सस्ती लेबर यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और सबसे लास्ट में कोलकाता, देखो एक पोर्ट भी है, बड़ा अर्बन सेंटर भी है। बड़ा अर्बन सेंटर है इसलिए बैंकिंग की फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ और पोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे जूट गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए अच्छी हैं। तो ये हमने रीजन्स की बात की कि क्यों ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा जूट मिल्स देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं जूट सेक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले, जूट के देखो यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं डेली लाइफ में। सबसे ज़्यादा तो जूट को आपने देखा होगा जो जिसमें वीट स्टोर नहीं करके रखता, एफसीआई,
वो जूट के बैग्स होते हैं, गनी बैग्स जो होते हैं ना, वो जूट से बने होते हैं। आपके घर में भी अगर आप देखो इकट्ठा गेहूं खरीदते हो ना, नॉर्थ इंडिया में जैसे ये होता है आमतौर पर कि इकट्ठा गेहूं खरीद लिया जाता है, तो वो घर में गेहूं आता है बोरियों में, और वो बोरी बनी होती है जूट की। इसके अलावा भी पैकेजिंग में जियो टेक्सटाइल्स, मतलब कई कपड़े जो हैं वो जूट से बने होते हैं। आजकल अलग अलग तरह का फैशन चला है। एक्टिवेटेड कार्बन पाउडर, वॉल कवरिंग, फ्लोरिंग, गारमेंट्स, रग्स, रोप्स, रस्सियाँ जो होती हैं वो कई बार जूट से बनी होती हैं, आपने देखी हैं। हैंडीक्राफ्ट, कर्टेन्स, कारपेट बैकिंग्स, पेपर, सैंडल्स, फर्नीचर। वैसे देखो ज़्यादातर जूट तो सरकार के द्वारा ही परचेज किया जाता है फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखने के लिए, एफसीआई में। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन के लिहाज से जूट सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है 3.7 लाख वर्कर्स को, और जैसा हमने अभी डिस्कस किया इनके ऊपर काफ़ी लोग डिपेंडेंट हैं। तो 40 लाख फार्म फैमिलीज को सपोर्ट मिलता है जूट सेक्टर की वजह से। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव है सिंगल यूज प्लास्टिक का, बायोडिग्रेडेबल है, इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो जूट कल्टीवेटर्स के लिए ना इस सेक्टर का सस्टेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया 40 लाख फार्मर्स डिपेंड करते हैं इस सेक्टर पे। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है स्टीफ कंपटीशन। बांग्लादेश से हमें बहुत कंपटीशन मिल रहा है जूट सेक्टर में। अभी ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात करें तो 75% जो एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश से होता है, और बाकी 7% इंडिया से होता है। बांग्लादेश में ना सरकार ने जूट सेक्टर को सपोर्ट काफ़ी किया है, तो वहाँ पे जूट मिल वालों के पास में मशीनरी नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। इसी वजह से आज़ादी से पहले, मतलब चूंकि पहले तो एक ही रीजन था ना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब पार्ट थे 1947 से पहले, तो इंडिया की साइड ज़्यादा अच्छी मिल्स थी, लेकिन आज़ादी के बाद जूट मिल्स को सपोर्ट नहीं मिला। इस वजह से वहाँ पे सपोर्ट मिला, उनकी मशीनरी ज़्यादा अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो इस वजह से वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज है। साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस रीजन में, साइक्लोन की वजह से फसल जो है बर्बाद हो जाती है और क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप अल्टरनेटिव्स। देखो जूट के मुकाबले में ना आज के समय में अल्टरनेटिव काफ़ी आ गए हैं, सस्ते सस्ते, मतलब पैकेजिंग के लिए सिंथेटिक फाइबर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल नाइलॉन। तो इस वजह से जूट जो है अपनी मार्केट जो है अब लूज करता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हाई प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। जूट की फसल जो है ना बहुत बार जैसे वेस्ट बंगाल में दूर दराज के एरियाज में छोटे किसानों के द्वारा उगाई जाती है, तो जूट मिल्स के द्वारा ना उस फसल को प्रोक्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट साबित होता है, प्रोसेस काफ़ी कम्बरसम है। तो ये जूट मिल वाले क्या करते हैं, मिडिलमैन से, यानी जो बिचौलिए होते हैं ना, उनसे जूट्स को खरीद लेते हैं, किसानों से नहीं परचेज करते। लेकिन मिडिलमैन इस पूरी प्रोसेस में भारी भरकम अपना कमीशन रख लेते हैं। तो चूंकि जूट मिल ने प्रोक्योर किया जूट को कहाँ से, मिडिलमैन से, किसान से नहीं किया, तो मिडिलमैन ने अपना कमीशन रखा, इसलिए जूट मिल वाले को ज़्यादा महंगा मिला। तो बाद में थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके फिर ये जूट मिल वाले जूट बेचेंगे ना, तो वो महंगा ही बेचेंगे। इसी वजह से बांग्लादेश का जो जूट है वो कॉम्पिटिटिव है, और इंडिया का जो जूट है वो थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि सस्ता है, अच्छा भी है, उनका मशीनरी अच्छी है, इसलिए उनका जूट अच्छा है और सस्ता भी है। हमारा जूट थोड़ा महंगा है, और प्रोडक्टिविटी चूंकि मशीनरी की कम है, क्वालिटी भी थोड़ी कम है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिसी इश्यूज। जैसे देखो हाल ही में ना ऑफिस ऑफ जूट कमिश्नर ने ना एक रूल जारी कर दिया कि 1 क्विंटल रा जूट जो है इसकी कीमत 6500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मिल वाले कहते हैं कि सर जी एक बात बताओ, हम मिडिलमैन से परचेज ही कर रहे हैं रा जूट 7200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, आप हमें कह रहे हो कि 6500 से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हैं, तो बल्कि हमें थोड़ा प्रोसेसिंग में भी खर्चा आएगा, तो हमें तो 1 क्विंटल जूट बेचेंगे फायदे के बजाय इतने रुपए का नुकसान होएगा। हर दिन 12 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है कुछ मिल्स को। इस वजह से कुछ मिल्स ने तो अपना कामकाज ऑपरेशन बंद कर दिए हैं कि घाटा लगने के बजाय तो ऑपरेशन करें ही ना, वो भी एक फायदे का सौदा है। तो सबसे जो अर्जेंट क्राइसिस है ना यही है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल के एमपी ने तुरंत मुलाकात की अर्जेंट में यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल से कि इस पे आप एक्शन लीजिए। कई बार तो देखो रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करना पड़ता है हमारे देश में जूट मिल्स को, बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस से, इन देशों से। अब बात करते हैं सरकार ने क्या लिया है, स्टेप्स लिए हैं
जूट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले है जूट केयर। ये लॉन्च किया गया था नेशनल जूट बोर्ड के द्वारा, टेक्निकल कोलैबोरेशन की गई थी इसके लिए ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स के साथ में। इस स्कीम का मकसद देखो ये है, जो छोटे और मार्जिनल जूट ग्रोअर्स हैं ना, जूट उगाने वाले किसान हैं, उनको सपोर्ट करना हार्वेस्टिंग ऑपरेशन से पहले और हार्वेस्टिंग ऑपरेशन के बाद भी, ताकि वो अच्छी क्वालिटी का जूट प्रोड्यूस कर सके और उन्हें अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए जूट पर ज़्यादा दाम मिले। नेक्स्ट है जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987। ये एक्ट प्रोविजन करता है कि फूड ग्रेन्स की टोटल जितनी प्रोडक्शन हुई है ना, सारी की सारी जूट बैग्स में स्टोर करके रखी जाए, और जितनी शुगर की प्रोडक्शन हुई है टोटल, उसमें उसका 20% पैकेज होना चाहिए जूट बैग्स में। अब लास्ट में बात करते हैं रिकमेंडेशन स्कीम। सबसे पहली रिकमेंडेशन तो ये है, आप वो ऑर्डर वापस लीजिए कि 6500 से ज़्यादा में आप जो रॉ जूट है उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि इसकी वजह से तुरंत अभी जूट मिल्स बंद हो रही हैं। दूसरा, आप ना जूट के प्रोडक्ट्स में ना डाइवर्सिटी लाइए। सिर्फ ये फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए जूट बैग का इस्तेमाल होगा तो ये इंडस्ट्री नहीं पनपेगी, नहीं प्रोस्पर होगी। आप डाइवर्सिटी लाइए, जैसे ये कपड़े हैं, मतलब फैशन में जूट का इस्तेमाल होना चाहिए, और अलग अलग फील्ड्स में जैसे सोइल इरोजन कंट्रोल, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बैंक्स, रोड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी जूट जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे मेन जो है ना वो डाइवर्सिटी है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। R&D होनी चाहिए, डिमांड बूस्ट होनी चाहिए जूट प्रोडक्ट्स की, तब जाके ये इंडस्ट्री जो है हमारे देश में सर्वाइव कर पाएगी। लास्ट में भी यही बोला जाता है, देखो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है जूट प्लास्टिक का, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है। तो सरकार को ना, जैसे बांग्लादेश की सरकार ने जूट सेक्टर को सपोर्ट किया है ना, इंडिया की सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके जूट इंडस्ट्री हमारे देश में अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जूट सेक्टर से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का है RTI एक्ट से संबंधित। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अब कुछ ही दिनों में ना RTI को आए 17 साल पूरे हो जाएंगे। 2005 में आई थी RTI और अब 2022 चल रहा है। लेकिन देखो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें ना, बहुत सारे इश्यूज हैं। शुरू में जैसे RTI एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था ना, वैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आज के समय में उतना सीरियस RTI को नहीं लिया जा रहा है जितना कि ऑफिशियल्स के द्वारा पहले लिया जा रहा था। इसके लिए कुछ हद तक सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है और कुछ हद तक हमारे देश में कुछ लोगों की टेंडेंसी रिस्पॉन्सिबल है। टेंडेंसी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि RTI का दुरुपयोग भी बहुत किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, ऑफिशियल्स को ब्लैकमेल करने के लिए, और मतलब बिल्कुल छोटे से छोटे इश्यूज पर RTI फाइल करने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई पब्लिक यूज नहीं है, बस ऑफिशियल्स को तंग करने के लिए जो डाल दी जाती है। खैर ये इशू उतना बड़ा नहीं है जितना कि RTI एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन अभी वीक है। ये एक बड़ा इशू है क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त एक्ट था, सिटीजन्स को एम्पावर किया इस एक्ट ने, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की, बहुत सारे करप्शन स्कैंडल्स उजागर हुए इस एक्ट की वजह से। लेकिन दुखद बात यही है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है अभी थोड़ा वीक चल रहा है। जानते हैं क्यों। सबसे पहला रीजन, अपील्स का बैकलॉग काफी ज्यादा है। 30 जून 2021 तक 2.56 लाख अपील्स जो हैं वो पेंडिंग है 26 इंफॉर्मेशन कमीशंस के पास हमारे देश में। नेक्स्ट, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जो रैंक है ना वो डाउनग्रेड कर दी गई है सरकार के द्वारा। इसका रिजल्ट क्या निकला है? अब देखो, कोई ऐसी मान लीजिए RTI इंक्वायरी हो जिसमें मोर देन 1 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसमें ना बड़े ऑफिशियल्स की इंटरवेंशन चाहिए होती है। लेकिन अब हियरिंग जब होती है ना तो बड़े ऑफिसर्स आते नहीं हैं, भेज दिया जाता है डिपार्टमेंट के छोटे छोटे जूनियर रैंक के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को। उनको कुछ पता नहीं होता कुछ भी। मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की रैंक कम कर दी गई है। इस वजह से जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं ना वो कभी अब RTI को सीरियस लेते नहीं है। उनको लगता है कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, इनकी रैंक छोटी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। समझ रहे हो? इस वजह से बड़े ऑफिसर्स ने अब RTI को सीरियस लेना छोड़ दिया है। उनको सुनवाई के लिए बुलाया भी जाता है तो रेयरली बड़े लेवल के जो ऑफिसर हैं वो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैकेंसीज। कमीशंस में देखो वैकेंसीज काफ़ी खाली रहती हैं। कमिश्नर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं
वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, बाकी स्टाफ भी बहुत बार अनट्रेंड होता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, वो भी नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। वो इस काम को एज ए बर्डन समझते हैं, तो आधे दूरे मन से करते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। नेक्स्ट है थ्रेट टू सम आरटीआई एक्टिविस्ट। बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट को मारा जा चुका है, आरटीआई एक्टिविज्म की वजह से बहुत पर हमला हुआ है, और बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिनको धमकाया गया है 2006 के बाद से लेकर अभी तक। नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रोक्लिविटी। इसका मतलब ये है, देखो बहुत सारे जो कमिश्नर्स होते हैं ना इस कमीशन में, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, उनका ना रुझान सरकार की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि सरकार ने उनको अपॉइंट किया है, तो एक एहसान होता है सरकार का, तो वो सरकार की तरफदारी ज़्यादा करते हैं, खुले आम रूलिंग पार्टी की वकालत करते हैं। तो इससे होता क्या है, जो इंस्टीट्यूशन है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाए, अच्छे से अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों में कि ये एक्ट कितना अच्छा है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, इससे आपको एम्पावरमेंट मिलती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, करप्शन कम होता है। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए सेंटर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए। नेक्स्ट, देखो ये ज़रूरी है कि जो ऑफिसर्स हैं ना, जो आरटीआई एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, वो सरकार से ना थोड़ी दूरी बना के रखें, तभी तो इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के स्ट्रोंग रह पाएंगे। ये एक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, लेकिन अगर इस प्रकार से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमज़ोर होंगे ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है देश कमज़ोर होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आरटीआई एक्ट से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना वो पब्लिक एसेट्स की सेल से संबंधित है। शोर हो रहा है होटल में। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो थोड़ा पुराना है, आर्टिकल आज आया है। एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया था टाटा ग्रुप को, आपको पता है, अब तो काफ़ी समय भी हो चुका है। लेकिन इस डील के प्रोविजंस पर एक बार हम नज़र मारें। पिछले साल ये डील फाइनल हुई थी। डील ये थी कि 18,000 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप देगा सरकार को एयर इंडिया परचेज करने के लिए। 18,000 करोड़ में से, क्योंकि देखो एयर इंडिया पर आपको पता है कर्ज बहुत ज़्यादा था, मतलब कर्जा था एयर इंडिया के ऊपर, तो टाटा ग्रुप ने ये कहा था 2700 करोड़ तो हम आपको कैश में दे देंगे, बाकी ना जो एयर इंडिया के ऊपर कब्जा है ना, सॉरी कब्जा बोल रहा हूँ, कर्जा है ना 15,300 करोड़ का, वो कर्जा हम अपने सर ले लेते हैं। मतलब एयर इंडिया को इतने पैसे किसी को भी देने हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी बैंक को देने हैं, तो ये पैसे हम दे देंगे, ये कर्ज हम चुका देंगे एयर इंडिया का, ये टाटा ग्रुप ने कहा था। लेकिन कर्ज तो देखो बहुत ज़्यादा था, कर्ज इतना ज़्यादा था जैसे 15,300 करोड़ प्लस में 46,262 इतने करोड़ का कर्ज था, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का। तो सरकार ने बोला ठीक है, आप 15,300 करोड़ का कर्ज अपने सर ले लीजिए, बाकी जो बचा हुआ कर्ज है वो हम चुका देंगे 46,262 करोड़ का। मतलब कि सरकार को इफेक्टिवली नुकसान ही हुआ है। नुकसान देखो इसलिए है क्योंकि कर्ज इतना ज़्यादा था। अगर मान लो अगर सरकार अपने सर थोड़ा बहुत कर्ज नहीं लेती तो फिर एयर इंडिया को कोई परचेज ही नहीं करता, वो माइनस में चला जाता। समझ रहे हो? तो बेसिकली सरकार ने ना एयर इंडिया के एसेट बेचे हैं। एसेट मतलब जैसे कुछ इनके प्लेन्स होंगे, कुछ लैंडिंग राइट्स हैं, मतलब जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हो ना, तो बोर्डिंग के समय आपको बताया जाता है कि इस गेट से आपकी फ़्लाइट जाएगी, मतलब जब डिपार्चर होती है तो आप उस गेट पर जाके, छोटे एयरपोर्ट्स में तो 1-2 ही गेट होते हैं, लेकिन जो बड़े एयरपोर्ट हैं जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट है, मुंबई में 62 गेट्स हैं जैसे एग्जांपल के तौर पर, तो आपको उस गेट के पास जाके खड़ा होना पड़ता है, वहाँ से आपकी फ़्लाइट मतलब टेक ऑफ करती है। तो इसके ना मतलब खरीदने पड़ते हैं एयरलाइंस को ये जो गेट्स होते हैं। इस प्रकार की ना छोटी छोटी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पार्किंग राइट्स हैं, प्लेन को पार्क करने का जो राइट मिला हुआ है 1 साल का, उसके लिए भी पैसे चुकाए होंगे एयर इंडिया ने। तो राइटर कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों के लिए बेसिकली पैसे दिए हैं टाटा ग्रुप ने सरकार को। अदरवाइज अगर सरकार को बेचना ही था ना, तो कम से कम इतना सारा जो कर्ज है वो सरकार अपने सर नहीं लेती 46,262 करोड़ का। लेकिन बात वही है, अगर सरकार नहीं लेती ये कर्ज अपने सर तो फिर कोई खरीदेगा ही नहीं एयर इंडिया को, कोई घाटे में क्यों जाना चाहेगा।
इतने का ये प्लेन्स है नहीं जितना उसके ऊपर कर्ज है एयर इंडिया के ऊपर। तो सरकार ने जब ये एयर इंडिया बेचा ना, तो मिक्स्ड रिएक्शंस सामने आए। कुछ लोगों ने बोला कि देखो ये सही है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था इस कंपनी को, तो सरकार ने अब बेच दिया है तो मतलब लॉस से छुटकारा पा लिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सरकार ने ना सस्ते में बेच दिया। एयर इंडिया की लाइबिलिटीज सरकार को अपने सर नहीं लेनी चाहिए थी। और चूंकि देखो वैसे अगर ये प्राइवेट डील होती ना, तो बैंकों की कंसेंट की आवश्यकता होती कि इस डील को लेके आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, लेकिन इसमें सरकार इन्वॉल्व है तो बैंक भी कुछ नहीं बोल सकते। बैंक मतलब सरकार को क्या बोलेंगे ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सरकार को क्या बोलेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो वो अधिकारी हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, सरकार ही तो अपॉइंट करती है, उनके एमडी सीएमडी। तो वो सरकार के खिलाफ जाके थोड़ी ना बोलेंगे कि आपने गलत कर लिया, समझ रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली अब सरकार क्या करेगी, देखो या तो बैंकों को पैसा देगी जो एयर इंडिया की लाइबिलिटी सरकार ने अपने सर ली है इस डील में, या फिर बैंकों को बोलेगी कि आप इस को ना राइट ऑफ कर दीजिए, जो ये लोन आपने एयर इंडिया को दिया था वापस नहीं आया। तो दोनों केसेस में नुकसान किसका हुआ, दोनों केसेस में नुकसान है सिटीजन्स का हुआ। अल्टीमेटली देखो बैंकों का नुकसान किसका नुकसान है, सिटीजन्स का नुकसान है। सिटीजन्स अपना पैसा जमा कराते हैं बैंक में, अगर सरकार बैंकों को पैसा देगी वो किसका नुकसान है, सिटीजन्स का नुकसान है। अब जो भी मिनिस्टर्स हैं अपने घर से थोड़ी ना पैसा लाते हैं, हम सबका पैसा है, देश के सिटीजन्स का पैसा है, टैक्स के रूप में हम जमा करवाते हैं, तो नुकसान तो हमारा हुआ ना। अब राइटर ना एक और इशारा करते हैं, मतलब ये बातें तो हम लिख नहीं सकते आंसर्स में कि एक तरफ सरकार ने ये डील कर दी और भी मतलब बहुत सारे ऐसी डील्स सरकार ने साइन की है, दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू सरकार को बहुत पैसा मिला है डोनेशन में, मतलब रूलिंग पार्टी को बहुत पैसा मिला है बीजेपी को। तो ना कहीं ऐसा तो नहीं है ये क्विड प्रो है। अब मैंने आपको बताया ना पॉलिटिक्स है, ये बातें हम लिख नहीं सकते, ये तो राइटर की राय है। तो कुल मिला के वो इस इशू के थ्रू सरकार पर निशाना साधना चाहते हैं, और जो काम की बातें हैं हमारे लिए जो आंसर्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही हैं। जब इस प्रकार की डील साइन होना तो ट्रांसपेरेंसी के साथ हों, थोड़ा अच्छे से हों। हालांकि सरकार का अपना तर्क है, सरकार बोलेगी कि काफ़ी समय से एयर इंडिया बिक नहीं रही थी, हमने इसको बेचा, हमने बल्कि सिटीजन्स को घाटे से बचाया है, ये लॉस मेकिंग पीएसयू था। अब एक और चीज़ राइटर जिस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो ये है, देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेशक घाटे में हों लेकिन उससे ना पब्लिक पर्पज सर्व होता है। अब एयर इंडिया दूर दराज के जो एरियाज है ना हमारे देश में, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उनको मेन पार्ट से जोड़ती थी। मतलब कुछ ऐसी रूट्स हैं जहां पर प्राइवेट एयरलाइंस फ्लाइट नहीं उड़ाना चाहती, लेकिन एयर इंडिया उन पर फ्लाइट्स उड़ा रही थी, समझ रहे हो। तो एयर इंडिया थोड़ा पब्लिक पर्पज भी सर्व कर रही थी, इसलिए वो पीएसयूज जो बेशक थोड़ा घाटा कर रहे हैं लेकिन पब्लिक पर्पज सर्व करते हैं, तो उनको सरकार को रिटेन करना चाहिए। हालांकि देखो राइटर के इस आर्गुमेंट के खिलाफ भी आर्गुमेंट्स आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। सरकार की उड़ान स्कीम है जिसके तहत ना सरकार अलग अलग एयरलाइंस को सब्सिडी देती है जो कम लुक्रेटिव रूट्स है ना वहां पे प्लेन उड़ाने के लिए। मैं जब नॉर्थ ईस्ट में गया था ना, तो वहां पे ना छोटे प्लेन उड़ते हैं, छोटे छोटे प्लेन जिसमें 30-40 लोग बैठ सकते हैं, 2-2 वाली सीट होती है उसमें, वो भी सीट्स खाली पड़ी होती हैं। एक प्लेन में तो मैं गया, कहाँ से गया था, आइजोल से शिलोंग में मैं गया था, उसमें सिर्फ 8-10 लोग थे पूरे प्लेन में ही। तो वो उड़ान स्कीम वाला रूट था। अब इंडिगो थी फ्लाइट, अब इंडिगो तो इतना कम लुक्रेटिव रूट पे चलाएगी नहीं, जाहिर तौर पर उन्हें उड़ान से सब्सिडी मिल रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार ऐसा रास्ता भी अपना सकती है, बजाय एयर इंडिया को ही बोले कि आप यहाँ से उड़ाइए। ये जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं इनको स्कीम में भी तो शामिल कर सकती है ना उड़ान में, जैसे किया हुआ है अभी। अब समझ के पॉइंट क्या था कि राइटर कह रहे हैं कि एयर इंडिया को रिटेन करना चाहिए था ताकि इन रूट्स पे प्लेन उड़ा सकें। विपक्ष का पॉइंट ये है कि प्राइवेट एयरलाइंस को सब्सिडी भी तो दी जा सकती है ना, कि ऐसे रूट्स पर प्लेन उड़ा के बजाय कि एयर इंडिया ही उड़ाए। फिर 1-2 पॉइंट राइटर ऐसे लेके आते हैं जिनका मतलब इस आर्टिकल के फ्लो में तो कोई लिंक बन नहीं रहा है शायद ऐसा लगता है कि थोड़ा ऐसे लिखने की स्किल कम है राइटर में, मतलब फ्लो नहीं बन रहा है इस पॉइंट का। वो बोल रहे हैं कि चाइनीज़ फर्म है एक, उनको ठेका दे दिया सरकार ने 1126 करोड़ का, वो एक अंडरग्राउंड रेल स्ट्रेच बना रही हैं दिल्ली में। एक और हांगकांग की फर्म है, वो वंदे भारत ट्रेन में व्हील्स की सप्लाई कर रही हैं।
तो राइटर कहते हैं इनको भी आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। अभी चाइना जो है वो एग्रेसर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो ये पॉइंट है। तो कुल मिला के पूरा आर्टिकल इसी से संबंधित है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो देखो इंडियन ओशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो चाइनीज मिलिट्री वेसल ना श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट में आएगा। हम्बनतोता पोर्ट के लिए ना चाइना ने लोन काफ़ी दिया था श्रीलंका को। श्रीलंका लोन नहीं चुका इसका, तो ये लीज पर चला गया है अब पूरी तरह से चाइना को ये पोर्ट। तो चाइना ना एक प्रकार से इंडियन ओशन में ना ट्रेड को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपको पता है। इस प्रोजेक्ट की सहायता से चाइना ना इस पूरे रीजन में, ना सिर्फ इस पूरे रीजन में बल्कि आसपास के एरियाज में भी अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, ट्रेड रूट्स पर अपना हक जमाना चाहता है, कंट्रोल चाहता है, ताकि मेन जो चाइना का एम है वो ये है कि यूएसए को रिप्लेस करके एक बड़ी सुपर पावर बन जाए, मतलब चाइना का मुकाबला कोई ना कर सके। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि देखो इस पूरे रीजन में ना पास्ट में ऐसे नहीं ट्रेड होता था, छोटे छोटे ट्रेडर्स होते थे। ये जो पूरा इंडियन ओशन है आप देखोगे, हमारा ये इंडिया का है। मैं आपको इंडियन ओशन की अगर फोटो दिखाऊं, ये देखिए इंडियन ओशन में जो भी पोर्ट्स आते हैं ना, ये देखिए पाकिस्तान में भी हैं, ईरान में भी हैं, ईस्ट अफ्रीका में भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, ईस्ट एशिया की साइड बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। बहुत सारे उन पोर्ट्स पर ट्रेडर हुआ करते थे। वो ट्रेडर अपने आप से ट्रेड किया करते थे। इसी वजह से बहुत पास्ट में ना रिश्ते भी देखने को मिलते हैं ट्रेडर्स के, मतलब इंडिया का जो ट्रेडर है केरला का, उसके रिश्ते देखने को मिलेंगे, गल्फ में, ईस्ट अफ्रीका में उसके रिलेशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सदियों से ऑटोनोमस तरीके से ये ट्रेडर्स आपस में ट्रेड करते रहे हैं। ये जो ट्रेड होता है ना पूरी तरह से मार्केट फोकस्ड होता है, किस चीज़ की कहाँ पे सप्लाई है, किस चीज़ की कहाँ पे डिमांड है। लेकिन जब जब देखो ट्रेड को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है ना, जैसे पास्ट में हमारे देश में आपको पता है बहुत सारे फॉरेनर्स आए, जैसे डच वाले आए, ये पुर्तगाली आए, ब्रिटिशर्स आए, तब तक मतलब ज़्यादातर जो कोशिशें हैं ना वाइट एलिफेंट साबित हुई हैं, मतलब ट्रेड को सेंट्रलाइज नहीं किया जा सका है। लेकिन अब चाइना फिर से ऐसी कोशिश कर रहा है, जो कि देखो चाइना इसमें ना नाकाम साबित होगा। इंडियन ओशन में जो ट्रेड है चाइना उसे सेंट्रलाइज नहीं कर पाएगा। आप परिणाम देख भी रहे हो, जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए कैसे क्राइसिस हैं इकोनॉमी के। ग्वादार पोर्ट पर कितना खर्चा हुआ, सफल प्रोजेक्ट नहीं है। हम्बनतोता पर चाइना ने खर्चा किया, लोन के दिया श्रीलंका को, प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। श्रीलंका की सिचुएशन देख लीजिए क्या है। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो एक फॉर्म में या फिर दूसरी फॉर्म में इंडियन ओशन के जो स्टेट्स हैं ना अपनी मैरीटाइम हेरिटेज को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। बहुत सारी नेशनल और प्राइवेट शिपिंग लाइंस हैं। जो कमोडिटीज़ का ट्रेड होता है इंडियन ओशन रीजन में, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं। देखो शिप का टाइप क्या है, विंड, फ्यूल, हाइब्रिड प्रोपल्सन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे ट्रांसपोर्ट में ना इंडियन ओशन में ट्रांसपोर्ट में और ज़्यादा एफिशिएंसीज लाई जा सकती हैं। लेकिन ये जो रीजनल ट्रेड नेटवर्क है ना, इनको अगर रीवाइटलाइज किया जाए ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ट्रेडर्स को भी फ़ायदा होगा, बल्कि इस रीजन में ना पीस और स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियन ओशन में ट्रेड से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।